अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक में अंतर है ना। दोनों का डिफरेंस बताएं। सबसे पहले पुराना अर्थ में बता चुका हूँ सबको कि केंद्रीय बैंक क्या होती है, एक बार और बता दे रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें डैश किया। केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जो क्या देश की समुचित बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करती है, उसे अपन कहते हैं केंद्रीय बैंक। और केंद्रीय बैंक का कार्य क्या होता है, ऋण निर्गमन का एक अधिकार करना होता है। ठीक है। व्यापारिक बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जिनकी स्थापना क्या इंडियन कंपनी एक्ट के अंतर्गत की गई हो और जो क्या साधारण बैंकिंग संबंधी कार्य करती हो, उन्हें अपन क्या कहते हैं, व्यापारिक बैंक कहते हैं। सेकंड पॉइंट दिया है जमा पर ब्याज। जमा पर ब्याज, केंद्रीय बैंक जमा पर ब्याज नहीं देती, ठीक है, लेकिन व्यापारिक बैंक जमा पर ब्याज देती है। उसके बाद अगला है जनता के साथ संबंध। केंद्रीय बैंक का जनता के साथ कोई संबंध नहीं होता, ठीक है, और केंद्रीय बैंक का जनता के साथ कोई संबंध नहीं होता, जबकि व्यापारिक बैंक का जनता के साथ संबंध होता है। अगला पॉइंट दिया है बैंकर। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंकर होता है, जबकि व्यापारिक बैंक के होता है जनता का बैंकर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापारिक बैंकों के महत्व, आवश्यकता, लाभ, उद्देश्य। बैंक के महत्व, आवश्यकता, लाभ, उद्देश्य, ठीक है। व्यापार एवं उद्योग में सहायक। व्यापारिक बैंक व्यापार एवं उद्योग में सहायक होती है क्योंकि इसके द्वारा व्यापार में उद्योग किया जा सकता है। सेकंड है पूंजी संचय। पूंजी संचय मतलब होता है किस चीज को इकट्ठा करके रखना, ठीक है। व्यापारिक बैंक पूंजी संचय को प्रोत्साहन देने में सहायक होती है क्योंकि व्यापारिक बैंक के द्वारा क्या पूंजी संचय को प्रोत्साहन दिया जाता है। अगला है आर्थिक विकास में सहायक। मुद्रा क्या है, आर्थिक विकास में भी सहायक होती है क्योंकि अधिक से अधिक वस्तुओं क्रय विक्रय करोगे तो फायदा होगा, जिससे क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। भुगतान में सुविधा, ये जिसके पास पैसा रहता है तो उसे भुगतान करने में सुविधा रहती है, जो आप पहली बार जान चुके हो। तो अपने दो क्वेश्चन हो गए, केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक में अंतर और व्यापारिक बैंक का महत्व, आवश्यकता, लाभ, उद्देश्य और बैंकों के महत्व, आवश्यकता, लाभ, उद्देश्य। चलिए हम आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। इस प्रकार दिया है, इसमें देखिए वस्तु विनिमय की दशाएं या कारण। वस्तु विनिमय की जो दशाएं दी हैं या कारण दिए। वस्तु विनिमय मतलब होता है कि जब हम किसी वस्तु का एक दूसरे से अदला बदली कर रहे हैं। विनिमय मतलब होता है अदला बदली या फिर आदान प्रदान। चलो हम आपको समझाते हैं। सीमित आवश्यकता, सीमित आवश्यकताओं के कारण भी क्या वस्तु विनिमय की दशा है। कैसे, यदि आपकी सीमित आवश्यकता, आपके पास वस्तु नहीं है तो अदला बदली करोगे आप। जैसे किसी के पास चावल है और आपके पास गेहूँ, तो अदला बदली करनी पड़ेगी। उसके बाद अगला दिया है विनिमय का सीमित क्षेत्र। यदि विनिमय का सीमित क्षेत्र है तभी आप अदला बदली कर पाओगे। ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी आप अदला बदली कर रहे हैं। समाज का पिछड़ेपन, समाज के पिछड़ेपन के कारण भी क्या व्यक्ति क्या अदला बदली करने लगती है। उसके बाद में दोहरे सहयोग की प्राप्ति। दोनों का सहयोग हो तभी आप अदला बदली कर पाओगे, बिना दोहरे सहयोग की प्राप्ति के आप अदला बदली नहीं कर सकते। अब आगे दिया है वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ, दोस्त। ये भी IMP क्वेश्चन है। दोहरे सहयोग का अभाव। सबसे पहली ये कठिनाई है कि ये दोनों का सहयोग करने का अभाव पाया जाता है इसमें वस्तु विनिमय। वस्तु विभाजन का अभाव। वस्तु बांटने में भी दिक्कत आती है कि वस्तु को ये विभाजन कैसे होगा, दोनों जगह विभाजन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद में धन संचय के साधन का अभाव। धन को इकट्ठा करने के जो साधन है उनका भी अभाव है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ और कितने बैंक है भारत में, 14 बड़े, ठीक है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। भारत बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 15 अप्रैल 1980। मुझे 2 मार्क्स में साल आने ही वाला, ठीक है। उसके बाद में प्रथम चरण में या सॉरी द्वितीय चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और जुलाई 1969 में देश के कितने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए गए थे। कौन से बैंक थे, अनुसूचित बैंक। ये आपका चैप्टर क्लोज हो चुका है, मुद्रा तथा बैंकिंग। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और पूरी वीडियो देख लीजिए, ठीक है।